हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माई फूड यात्रा पर। तो सबसे पहले आप ये नज़ारे देखिए, कितना सुंदर बढ़िया नज़ारा है। ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये जो ट्रेन हमारी जहाँ से गुजर रही है, ये माउंट आबू का एरिया है। बहुत ही सुंदर, एकदम खुला नीला आसमान। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम लोग हमेशा पॉल्यूशन या धूल धक्कड़ से परेशान रहते हैं, लेकिन जब ट्रेन यात्रा करके जब दिल्ली से हम बाहर निकले तो कुछ ऐसे भी नज़ारे देखने को मिले जिन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग निकले हुए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ सोमनाथ जी के दर्शन करने, और साथ ही साथ आगे कुछ और भी प्लान थे, जैसे गिर नेशनल पार्क और साथ ही साथ द्वारकाधीश के दर्शन करना हमारी लिस्ट में था। तो दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान हम उतरे गांधीनगर रेलवे स्टेशन। हमारी यात्रा शुरू हुई थी चंडीगढ़ से, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो गांधीनगर उतरने के बाद नज़ारा अद्भुत था। मैंने कभी सोचा नहीं था गांधीनगर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी काबिलियत तारीफ था। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। स्टेशन तो अच्छा था ही था, साथ में ग्रीनरी काफ़ी मौजूद थी स्टेशन के बाहर। तो कल शाम की हमने 6 बजे की ट्रेन पकड़ी थी और आज दोपहर के 3:55 पे हम गांधीनगर उतर गए थे। अब यहाँ से रात को 9:45 बजे की ट्रेन पकड़ के हमें जाना था सोमनाथ। तो सोमनाथ जी जाने के लिए लगभग अभी भी 5 घंटे का समय बाकी था। तो हम ये डिसाइड करने लग गए फैमिली वाले, या तो स्टेशन पे सारा समय गुजार लेते हैं या स्टेशन के आसपास जाकर कहीं बाहर जाके चिल करते हैं। उसके अलावा हम स्टेशन पर घूमने लगे। हमने देखा स्टेशन पर काफी अच्छी फैसिलिटीज थी। एक तो स्टेशन काफी लंबा चौड़ा और काफी मॉडर्नाइज हो चुका था, और आप देख सकते थे बगल में साइड से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता था जो कि प्लेटफॉर्म 2 पर जाता था, और प्लेटफॉर्म 2 से प्लेटफॉर्म 1 पर आने के लिए उधर से स्टेयर्स दिए हुए थे 2 साइड से, कि लोग इस तरफ प्लेटफॉर्म 1 पर आ सके। उसके अलावा बड़े बड़े चौड़े चौड़े पिल्लर थे जिनके साथ छोटी छोटी बेंचेस लगी हुई थी, और ये आप देख सकते हैं वेटिंग हॉल काफी बड़ा था लोगों के रुकने के लिए। काफी शानदार सुविधा थी यहाँ पर। और स्टेशन के बाहर आकर हमने देखा काफी शानदार सा पार्क बना रखा था, जो कि किसी भी एंगल से रेलवे स्टेशन नहीं लग रहा था, बल्कि एक बहुत बड़ा गार्डन लग रहा था। तो काफी हरियाली यहाँ बरकरार थी और पॉल्यूशन का नाम दूर दूर तक नहीं था। याद है बीचों बीच ग्राउंड था, बीचों बीच एक ग्राउंड था, सामने उधर कहीं घर था अपना। ऐसा नहीं था कि हम गांधीनगर पहली बार आए थे दोस्तों। साल 2000 में भी मेरे पापा यहाँ एयरफोर्स में पोस्टेड थे। तो जिस इलाके की मैं और मेरे भैया बात कर रहे हैं, वो गांधीनगर के एयरफोर्स क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं। हम उस जगह को ढूंढ रहे हैं हम जहाँ पहले रहा करते थे, लेकिन अफसोस वो जगह मिला नहीं, क्योंकि वो लगभग 22-23 साल पहले की बात थी जब हम रहते थे। आज से 22-23 साल पहले तभी वो मकान बहुत पुराने हो चुके थे, और आज हम जब देखने आए थे तो लगभग वो मकान सारे ही तोड़े जा चुके थे, थोड़े बहुत खंडहर बचे हुए थे। हम अपने उस पुराने इलाके, पुराने क्वार्टर्स के एरिया को पहचान चुके थे। अफसोस लेकिन वह घर अब था नहीं। आप जो साइड में दीवारें देख रहे हैं, वह एक पार्क हुआ करता था जहां हम क्रिकेट खेलते थे, और ये वही रोड है जो कच्ची रोड हुआ करती थी, जहां हम दौड़ते हुए इस पार्क तक आते थे खेलने के लिए। तो अपनी यात्रा के दौरान ही मेरा बर्थडे पड़ रहा था, जो कि मेरी फैमिली को याद था, और अचानक ही उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में सरप्राइज दे दिया। तो ऐसे ही हंसते खेलते गाते हुए लगभग हमारे 5 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला, और समय हो चुका था हमारी ट्रेन का गांधीनगर से वेरावल के लिए। तो रात की 9:45 बजे की ट्रेन पकड़ के हम सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं वेरावल। जी हाँ, वेरावल सोमनाथ में ही है। अगर आपको आना हो तो आप गांधीनगर से ट्रेन पकड़कर वेरावल आइए।
वेरावल में हमने द सनशाइन इन नाम के होटल में अपनी बुकिंग करा रखी थी ऑनलाइन। यहाँ के रूम लगभग आपको 3800 से 4000 के बीच में पर नाइट के हिसाब से पड़ जाएंगे। यहाँ रूम्स काफी अच्छे थे, स्पेशियस थे, साथ ही साथ होटल भी काफी अच्छा और बढ़िया सुंदर लग रहा था। इसके अलावा भी आसपास में काफी सारे होटल्स हैं जो 2500 से लेके 4000 के बीच में या उससे ऊपर के रेंज में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे होटल लेने का एक फायदा और है कि आपको अपने होटल के सामने काफी छोटे मोटे काफी सारे बढ़िया रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। हमारा ये होटल द सनशाइन इन रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर था और इनके आसपास काफी अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहां आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद का रेस्टोरेंट चुन सकते हैं और आपको खाने के लिए भी अच्छे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। वेरावल स्टेशन से अपने होटल जाने के लिए लगभग गाड़ी वाले 200 से 400 रुपए लेते हैं और अपने होटल से 20 या 30 रुपए देके आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जी हाँ, ऑटो वाला 20-30 रुपए लेके आपको सोमनाथ मंदिर तक छोड़ देगा। मैं भी अपनी फैमिली के साथ ऑटो में सवार होकर सोमनाथ मंदिर जी के दर्शन करने आ चुका था। दिन काफी सुहावना लग रहा था, काफी श्रद्धालु मंदिर में आ पहुंचे थे बाबा शंकर के दर्शन करने के लिए। हम भी उन श्रद्धालुओं की लाइन में लगकर इस मंदिर आए थे। आप मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं, काफी बड़ा प्रांगण है। मेरे लेफ्ट साइड में जो एरिया मैंने जूम किया है उस तरफ अरब सागर है और सीधे आप जाएंगे तो सीधी आगे जाके आपको लाइन मिलेगी मंदिर के लिए। मित्रों, आप जब भी यहाँ आए तो अपना बैग बाहर ही जमा करवा दे। गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर बैग जमा कराने की सुविधा है, काउंटर है। ये प्रसाद का काउंटर है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो आप विभिन्न काउंटर के बाहर ही लोग चप्पल खोल के मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। साथ ही में चप्पल जमा कराने के लिए भी अलग से काउंटर दिया गया है, तो आप सेफली यहाँ इन काउंटर्स पे अपने चप्पल जमा करा कर पर्ची ले सकते हैं और पीछे जो लोग लाइन में खड़े हैं वहां आप अपने मोबाइल जमा करा सकते हैं। तो मंदिर के अंदर मोबाइल भी लेके जाना अलाउड नहीं था। तो दर्शन के बाद मैंने सोमनाथ मंदिर जी के जो दर्शन मैंने अपने आंखों से किए उसकी खूबसूरती को उतारने के लिए मैंने अपने मोबाइल का भी सहारा लिया। तो सोमनाथ मंदिर जी के दर्शन हो चुके थे। साथ में ही मेरे भांजे ने जिद करी अरब सागर के तट पर चलने के लिए और वहां खेलने की जिद करी। तो लगभग 5 रुपए का टिकट कटवाने के बाद हम धीरे धीरे घूमते हुए इस सुंदर से सोमनाथ बीच पर पहुंच जाते हैं जहां बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो काफी दिनों के बाद मैं किसी समंदर के किनारे आया हुआ था और देखने से काफी सुंदर नजारा लग रहा था। जिंदगी जब भी मौका दे, पल दो पल खुशियों के पल हमें जी लेने चाहिए। न जाने कब ऐसा दोबारा जिंदगी में मौका मिले, इसलिए इस पल को जी लेना चाहिए। सोमनाथ मंदिर जी के दर्शन के बाद हम पहुंचे मालका तीर्थ। मालका तीर्थ वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण एक बार पीपल वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे और गलती से एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। जब वह दौड़ा दौड़ा निकट आया तो उसने देखा वह कोई हिरण नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे और डरते डरते उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा की याचना करी। तब श्री कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा बल्कि कहा कि यह तो होना ही था, क्योंकि पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने तुम्हें अपने तीर से मारा था, तो यह नियति का लिखा हुआ था। और इस घटना के बाद भगवान अपना मनुष्य रूपी शरीर त्याग कर अपने निज धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले भक्तों की कमी नहीं है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं और सिर्फ प्रेम का ही संदेश देते हैं। तो इस मंदिर के महत्वपूर्ण प्रतिमा के सामने मैं आ गया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी सुंदर सी प्रतिमा थी और बगल में सूखे हुए कुछ लकड़ियां थी जो कि पुराने वृक्ष की लकड़ियां थी, पुराने पीपल के पेड़ की, जो लगभग 5000 साल पुराना पेड़ माना जाता है या उससे भी ज्यादा। देख सकते हैं बगल में सूखा हुआ पेड़ है, सामने श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं और जरा नाम का शिकारी उन्हें पैरों में तीर मारने के बाद उनसे क्षमा याचना कर रहा है।
भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद बगल में ही एक मंदिर और था जो कि पांडवों के लिए प्रचलित था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के लिए भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हुए पांडवों ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, जिसे आज से नहीं काफी प्राचीन काल से पूजा जाता है और काफी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यह था मालका तीर्थ। भगवान के पैरों में तीर लगा था, उस तरह भगवान का तीर था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा मालका तीर्थ। सोमनाथ यात्रा के दौरान आपको अपने दाहिने साइड में बड़ा सा विशाल अरब सागर दिखेगा और यह विशाल सागर के किनारे पे आपको बहुत सारी छोटी बड़ी नावें दिख जाएंगी। सोमनाथ जी का लगभग पूरा शहर अरब सागर के किनारे ही बसा हुआ है। जब आप अपनी गाड़ी से या ऑटो से सवारी करते हुए सड़कों से निकलेंगे तो आपको अपने बगल में पूरा अरब सागर दिखेगा। अरब सागर का सुंदर सा किनारा दिखेगा। सुबह का उगता हुआ सूरज और शाम का ढलता हुआ सूरज आपको दिखेगा। यहाँ के सुंदर नजारे और सुंदर सी बीचेस आपको देखने को मिल सकता है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे किनारे पर हमने देखा एक बहुत सुंदर सा सनसेट होने जा रहा था और अपनी फैमिली के साथ यह सनसेट देखने के लिए मैं समंदर के किनारे उतर गया और यकीन मानिए यह काफी खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर के लिए इस बीच पर मैं अपनी फैमिली के साथ रुका और इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को मैंने अपने कैमरे में उतारने की कोशिश करी। यहाँ सारे फैमिली मेंबर और उनके अलावा और भी काफी पर्यटक थे जिन्होंने इस खूबसूरत सनसेट को एंजॉय किया। वाकई ही काफी सुंदर नजारा था। जैसे ही हम इस बीच पर पहुंचे मेरा भांजा और भांजी काफी एक्साइटेड हो गए और इस पूरे बीच पर दौड़ लगाने लग गए। यह काफी सुंदर नजारा था। बच्चे भी काफी खुश थे और यहाँ रेत के साथ खेलने लग गए थे। आप देख सकते हैं लहरें काफी अपने उफान पर थी और सीधे आकर यह हमारे पैरों से लगती थी। बच्चों ने इस मोमेंट को काफी एंजॉय किया और जो सनसेट का नजारा था वह सबके लिए ही बेहद खास था। तो दिन के आखिरी पड़ाव में आ पहुंचा था मैं त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियां कपिला नदी, हिरण नदी और सरस्वती नदी का मिलन होता है और ये यहाँ आकर अरब सागर में मिल जाती है। इसे ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह सुंदर सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ लोग सनसेट देखने आते हैं और त्रिवेणी संगम के दर्शन भी करते हैं। तो आप भी कभी आइए, यहाँ सभी मंदिरों के दर्शन कीजिए और साथ ही साथ इस त्रिवेणी संगम के भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, आपसे मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। सोमनाथ मंदिर का पॉइंट मैं आपको गिर के वन लेकर चलूंगा, वहाँ के नेशनल पार्क में आपको लेकर चलूंगा और उसके बाद गिर के वन के बाद मैं आपको द्वारकाधीश जी के नगरी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के नगरी लेकर चलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय और सभी को मेरा नमस्कार। और हाँ, आप सभी से मेरा एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरा वीडियो या चैनल देख रहे हो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।